राइट, सो वी वर डिस्कसिंग सम पॉइंट्स अबाउट प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग, और उससे हमने कहा कि हम जो रिपोर्ट बनाएंगे वो उसका कोई मकसद भी होना चाहिए और वो प्रोजेक्ट की नीड्स के मुताबिक हो। फॉर एग्जांपल, एक साहब है, वो मुझे कहते हैं यार मुझे हर 15 दिन बाद एक खास रिपोर्ट भेजो, वो 200 पेजेस की, और उसने मुझे कहा कलर पेजेस बना के भेजो एंड सो ऑन। तो अगर उसका कोई फायदा है इस तरह करने का तो फिर तो मैं भेजूंगा, अदरवाइज आई विल टेल दैट स्टेक होल्डर कि यार इट इज नॉट required for our project, it is serving no purpose, तो हम उसको एंटरटेन उस तरह नहीं करेंगे। ना अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन मेथड व्हेन सेंडिंग इंफॉर्मेशन, आपने वो जो पुश पुल आपने पढ़ा हुआ, या इंटरेक्टिव होना चाहिए, वन वन साइडेड हो, बोथ मतलब उसमें हो, डायरेक्टेड हो, या एक खास जगह पे सेंट्रल लोकेशन पे आपने इंफॉर्मेशन देनी है और लोग खुद उसको रिट्रीव करें, ये आपने जरूर डिसाइड करना है। देन रिपोर्ट शुड इंक्लूड मेजरमेंट्स अगेंस्ट द परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन सेट इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। तो रिपोर्ट का मकसद रेफरेंस के थ्रू, मतलब आप कहते हो कि यार दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड एज कंपेयर टू आवर जो बेस लाइन थी, वी आर स्टैंडिंग हियर। अभी मैं आपको रिपोर्ट्स की कुछ टाइप्स आगे दिखाता हूँ, तो हम उसमें देखेंगे। सो कॉस्ट, कैजुअल एंड क्वालिटी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ज़ाहिर है इससे रिलेटेड जो चीज़ें आपने रिपोर्ट करनी है। अच्छा, इन रिपोर्ट से फ़ायदा ये होता है, अगर वो टाइमली मिले तो फ़ायदा ये होता है कि जो टीम मेंबर्स हैं वो उन रिपोर्ट्स को सामने रखते हुए जो भी करेक्टिव, प्रिवेंटिव या रीवर्क वगैरह उन्होंने करना होता है, वो उसके मुताबिक अपना प्लानिंग करते हैं और अपनी चीज़ों को, वो फोरकास्ट को सामने रखते हुए वो अपने प्लान्स के अंदर कोई प्रिवेंटिव एक्शंस या करेक्टिव एक्शंस उन्होंने करने हैं तो वो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि जो फीडबैक आप स्टेक होल्डर से लेते हो या उनको देते हो, इट मस्ट बी ट्रूथफुल। ये स्पेशली जब आप बैड न्यूज़ किसी को सुनाना चाह रहे होते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट लेट हो गया या मेरी एक्टिविटी लेट हो गई, तो कुछ लोग उसको थोड़ा-सा ना अंडर प्ले करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रादर देन सेइंग कि जी मेरी वी विल बी लेट, ठीक है? ये बात वो नहीं बताते। लेट्स से उनको अंदाज़ा हो रहा है कि एक एक्टिविटी पे वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी वुड बी लेट बाय 3 डेज़। ये मेंशन करने की बजाय दे से कि वर्क इज़ स्टिल इन प्रोग्रेस ऑन एक्टिविटी सो एंड सो। तो अब इसका मतलब उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड कर ली है। अनट्रूथफुल ना भी हो, लेकिन उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो वी नीड टू बी वेरी सिंसियर अबाउट दिस। एवरीबॉडी ऑन द प्रोजेक्ट शुड बी वेरी सिंसियर अबाउट दिस, और ये हम एथिक्स के चैप्टर में भी इसको देखेंगे। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स हो सकती हैं। मतलब आप कह लें कि डिफरेंट नाम है। कुछ चीज़ें शायद आपको बिल्कुल सिमिलर भी लगे, लेकिन आप इनमें से कौन-सी रिपोर्ट्स यूज़ कर रहे हो या आपके यहाँ कौन-सी टर्म यूज़ होती है फॉर रिपोर्टिंग, इट डिपेंड्स। पहली बात है प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो अब प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है ना, ये सिंपली ये बताता है कि कितना हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या कुछ अभी तक हमने कर लिया। مثلا मैं कहता हूँ एक्टिविटी 13 हैज़ बीन कंप्लीटेड, फर्स्ट 20 एक्टिविटीज़ हैव बीन कंप्लीटेड, सो फार वी हैव स्पेंट 18 लाख ऑन दिस एंड सो ऑन। अब जो कुछ हम कर चुकते हैं वो हम इसके अंदर बता देते हैं। लेकिन अगर मैं इसको प्लान के साथ कंपेयर करूँ तो ये मेरे पास एक वेरिएंस रिपोर्ट मिल जाती है कि एक्चुअल क्या है वर्सेस जो हमारी बेसलाइन है, इसका कंपैरिजन क्या बता रहा है। इसी से, वेरिएंस से ही लेट्स से मैं अपना स्टेटस बताता हूँ कि यार मेरी वेरिएंस है -200 की, एंड इट मीन्स लेट्स से ये मैं स्केड्यूल की बात कर रहा हूँ, तो इट मीन्स वी आर बिहाइंड द स्केड्यूल। मेरे प्रोजेक्ट का स्टेटस इस वक्त क्या है, करंटली मेरा प्रोजेक्ट वेयर डज इट स्टैंड्स विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस मेड विद बेसलाइन। तो अब ये भी हो सकता है किसी प्रोजेक्ट पे यूं हो प्रोग्रेस एंड, या प्रोजेक्ट स्टेटस एंड वेरिएंस रिपोर्ट। ये भी हो सकता है प्रोजेक्ट स्टेटस एंड फोरकास्टिंग। ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी कम्युनिकेशन के अंदर कौन-सी चीज़ यूज़ की हुई है। ट्रेंड रिपोर्ट, कि अभी तक की मेरे प्रोजेक्ट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि हम किस यू नो एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपना वेरिएंस का ट्रेंड देखना चाह रहा हूँ। फर्स्ट डे मेरी वेरिएंस माइनस लेट्स से 100 थी, दूसरी दफ़ा -150 हुई, तीसरी दफ़ा -200 हुई। तो इसका मतलब मेरी वेरिएंस आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो ये एक ट्रेंड आपको बता सकते हैं इसके बारे में। तो इसी तरह रिस्क के अंदर ट्रेंड हो सकता है, परफॉर्मेंस के अंदर ट्रेंड हो सकते हैं। लेकिन ट्रेंड भी एक, ये ट्रेंड एनालिसिस ये के ज़रिए हम जो रिपोर्ट बनाते हैं वो जो ट्रेंड रिपोर्ट है। फोरकास्टिंग के बारे में यू आर वेरी क्लियर कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, उसकी रिपोर्ट होती है। अर्न्ड वैल्यू के बारे में भी आपको पता है कि अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट के अंदर हम कैसे करते हैं। देन लेसन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये भी एक तरह से रिपोर्टिंग है जो हमने एक सबक सीखा। वी वुड लाइक कि यार आइंदा
ऐसा ना हो। जो फर्स्ट मीटिंग के अंदर हमसे गलतियाँ हुई या प्रॉब्लम्स आई, वो आइंदा ना हो। और इसी तरह हमारे प्रोजेक्ट के अलावा कोई और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज़ेशन में पैरेलल में चल रहे हैं अ, उन हमारे प्रोग्राम के अंदर ही, तो उनको हम चाहेंगे कि यार जो गलतियाँ हमसे हुई हैं वो ना करें, ठीक है? सो इस तरह की जो रिपोर्टिंग डिफरेंट कह लें फॉर्मेट कह लें या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं। एग्ज़ाम में इस तरह नहीं पूछा जाएगा कि कौन-सी रिपोर्ट्स होती हैं बट ऑब्वियसली दे वुड बी यूजिंग सम टर्मिनोलॉजीज़ अबाउट दैट। एक होती है जैसे प्रोजेक्ट स्टेटस की एक मीटिंग होती है ना और उस मीटिंग का जो आउटकम है वो हमें स्टेटस रिपोर्ट की शक्ल में लोगों को ज़रूर हम बताते हैं। तो ये ऐसी टर्म्स आप सुनेंगे या उसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस के अंदर पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ यार, यहाँ पे रिपोर्ट से ये मुराद है। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो प्रोजेक्ट इसका मैनेज कम्युनिकेशन का आउटपुट है, वो सिंगल एक ही आउटपुट है और वो है मतलब जो सही मेजर आउटपुट है, वो है प्रोजेक्ट के ऊपर होने वाली तमाम कम्युनिकेशन। मैं जब कम्युनिकेशन को मैनेज करूँगा तो एज़ अ रिज़ल्ट मेरे पास प्रोजेक्ट के ऊपर कम्युनिकेशन होगी। चाहे वो स्टेटस रिपोर्ट की शक्ल में है, चाहे परफॉर्मेंस रिपोर्ट की शक्ल में है, चाहे मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे प्रेज़ेंटेशंस हो रही हैं, चाहे ईमेल्स हो रही हैं, चाहे फ़ोन कॉल्स हो रही हैं, वो सारी की सारी कम्युनिकेशन है। अच्छा और ये कम्युनिकेशन जब हम कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है जैसे मैंने कहा कि आपको अपनी कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट बाज़ दफ़ा उसके अंदर कुछ चेंजेस या एडॉप्शन करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट और करंट नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट और उसके लिए उसकी वजह से हमारा कोई कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान के अंदर भी अपडेट्स आ सकते हैं और फिर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान एंड स्टेक होल्डर रजिस्टर ये दोनों शुरू से जब से हम स्टेक होल्डर पढ़ते आ रहे हैं आप हम बार-बार ये बात कर रहे हैं कि दीज़ आर रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन क्योंकि आप स्टेक होल्डर की जो एंगेजमेंट है it is primarily based on the communication among the stakeholder. अच्छा फिर इशू लॉ के अंदर जो बात हम कर रहे थे काफ़ी एग्जांपल्स मैंने आज इसी में से दी और रिस्क रजिस्टर से रिलेटेड भी दी कि यार इशू लॉग जो है वो कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज को भी आप इसी के अंदर लिखोगे कि हमें इंफॉर्मेशन लेट पहुंच रही है, हमारे पास कनेक्टिविटी का इशू है, हमें इंफॉर्मेशन जो एड्रेसेस हैं उनकी लिस्ट में नहीं मिला, लास्ट बात मुझे नहीं पता चली थी या इस तरह की चीज़ें वो कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी आपको यहाँ से पता चलते हैं। एंड लेसन लर्न रजिस्टर एज आई सेड अर्लियर ये भी आप अपने लेसन लर्न को जो अभी तक कम्युनिकेशन हमारी चल रही है उसमें नए लेसन्स जो आपने लर्न किए हैं उसको आप अपडेट करोगे। अब प्रोजेक्ट स्केड्यूल का अपडेट मैं एक इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कि यार प्रोजेक्ट स्केड्यूल एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या बात है। लेट्स से मुझे एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल प्रोक्योरमेंट के अंदर हमें पता है या रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन ये मुझे अखबार में प्रिंट करनी है, ठीक है? और उस मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसके रिस्पॉन्स में लोग अपनी कोटेशंस डिफरेंट वेंडर्स, पोटेंशियल सेलर्स अपनी कोटेशंस देंगे और मैं उन कोटेशंस के मुताबिक फिर प्राइसेस की बेस पे या अदरवाइज़ डिफरेंट क्राइटेरिया की बेस पे किसी एक को असाइन करूँगा कि यार ये काम कर दें और वो मुझे फिर वो काम करके देगा। अब अगर मुझे ये पता चलता है कि यार एक अखबार के अंदर या सॉरी ये जो जिस आइटम टाइप का मुझे आइटम चाहिए ये इट इट मे टेक मोर टाइम और या इसके अंदर हो सकता है मेरे पास जो वेंडर्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर वो बहुत कम है एक दो ही हों और शायद वो भी इंटरेस्टेड ना हो हमारे साथ काम करने के लिए या हमें ये सर्विसेज देने के लिए। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं अपनी ये जो इंफॉर्मेशन है अब आप ये भी कम्युनिकेशन है ना, मैं पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स को यानी कि पोटेंशियल सप्लायर्स को अपनी रिक्वायरमेंट कम्युनिकेट कर रहा हूँ और उनको ये बता रहा हूँ कि आप इसके जवाब में मुझे वो करें कोटेशंस भेजें। तो नाउ दिस इज़ अ कम्युनिकेशन। तो मैं उसके अंदर मुझे लगता है कि यार ये काम अब जो मैंने लेट्स से 2 महीने पहले सोचा हुआ था, इसको हमें 3 महीने पहले या 4 महीने पहले और पीछे स्टार्ट कर देना चाहिए। तो क्यों स्टार्ट कर देना चाहिए? बिकॉज़ हमें वरना टाइम की ये कम्युनिकेशन अगर डिलीवर ना हुई और हमें ये पता ना चला कि यार ये जो पोटेंशियल सेलर्स हैं, वो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं भी या नहीं, तो फिर अकॉर्डिंगली मुझे बाहर बाहर से कुछ चीज़ इम्पोर्ट करवानी पड़ेगी। सो इसकी वजह से अब मेरे स्केड्यूल के अंदर भी चेंज आ जाएगी, ठीक है? तो हम कम्युनिकेशन के अंदर बाज़ दफ़ा और इसी तरह अगर मैं कहूँ कि यार पहले वो मुझे कहते थे कि यार आप रिपोर्ट एक सिंपल सी बना के भेजें, इसमें 5 मिनट लगते हैं बनाने में। अब उन्होंने मुझे कहा है कि यार आप 200 पेजेज़ का एक पलंदा बनाएँ। ऑब्वियसली इसकी वजह से भी अब मुझे एक एक्टिविटी पहले करनी है या बाद में करनी है कब शुरू करनी है वो हमारे स्केड्यूल को इफ़ेक्ट करेगी। अच्छा जी, उसके बाद
आखिरी जो इस नॉलेज एरिया का प्रोसेस है दैट इज़ मॉनिटर कम्युनिकेशंस। मॉनिटर के अंदर बेसिकली हम ये देखेंगे कि हमारी 2-3 बातें होती हैं जनरली हर मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोसेस में होती हैं। पहली बात तो ये सिंपल इज़ दैट कि आपका प्लान फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। पहली बात तो ये होती है कि मेरी जो एक्चुअल चीज़ें हो रही हैं वर्सेस जो प्लान थी, उसका एक कंपैरिज़न होता है। अच्छा, और इसी वजह से आपको याद होगा कि स्टैंडर्ड इनपुट्स हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट्स हैं। लाइक मैं कहता हूँ इधर से डब्ल्यूपीडी आता है इनपुट पे, वर्क परफॉर्मेंस डाटा, और इसको हम कंपेयर करते हैं विद द प्लान या डॉक्यूमेंट जो भी हमने बनाया हुआ है। उस प्लान एंड डॉक्यूमेंट को कंपेयर करके तो एज़ एन आउटपुट मेरे पास एक डब्ल्यूपीआई आती है, और ये डब्ल्यूपीआई मेरे पास ये बताती है, लेट्स से इसी को सामने रखते हुए वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन, मुझे पता चलता है कि यार मेरे प्लान और एक्चुअल के दरमियान वेरिएंस कितनी है। अगर वो वेरिएंस थ्रेशोल्ड लिमिट्स के अंदर हो, तो फिर या तो मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा या फिर मैं कहूँगा कि यार अभी तो लिमिट के अंदर है, लेकिन मुझे लग ये रहा कि इस दफ़ा तो हम बच गए हैं, अगली दफ़ा ये प्रॉब्लम कर सकता है, तो मैं कोई प्रिवेंटिव एक्शन सजेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, या फिर वेरिएंस मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट से बाहर है, तो मैं उसको सही करने के लिए कोई करेक्टिव एक्शन सजेस्ट करता हूँ। और जब मैं एक्शन सजेस्ट करूँगा तो मैं उसके लिए चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट करूँगा, और इस चेंज रिक्वेस्ट के नतीजे में मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट हो सकता है, या मेरा प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट हो सकता है, या मेरे ओपीएस भी अपडेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो है वो पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह ही है। अच्छा, अब हम देखते हैं जी कि मॉनिटर कम्युनिकेशन क्या है। मॉनिटर कम्युनिकेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारी कम्युनिकेशन चल रही है प्रोजेक्ट के ऊपर, वो सही तरह से फ्लो कर रही है जैसे हमने प्लान किया था, नंबर 1। सही लोगों को उसी मेथड के थ्रू राइट टाइम पे, ठीक है, पर्पसफुली, यानी कि जो कम्युनिकेशन का मेन मकसद था कि वो एफिशिएंट और इफेक्टिव हो, वो सब का सब हो रहा है या नहीं हो रहा, एक बात। दूसरी बात, जो रुका उस कम्युनिकेशन का एक मकसद होता है, अगर वो मकसद फुलफिल नहीं हो रहा, तो फिर वी नीड टू रिव्यू इट। हमें उसकी इफेक्टिवनेस या उसकी ज़रूरत को वो ज़रूरत है भी या नहीं ऑल टुगेदर, ये भी हमने देखना है। तो फिर हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि बाज़ दफ़ा एक कम्युनिकेशन पहले बड़ी एंथुसियास्टिक वे में कुछ स्टेक होल्डर आपके साथ एंगेज होता है, एंड देन आहिस्ता-आहिस्ता वो कम्युनिकेशन मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाती है, उस तरह रिस्पॉन्सेज़ नहीं आते हैं, तो वी नीड टू सी ये क्या मसला है। सो हम देन स्पेशली डाटा कलेक्शन से रिलेटेड आप सोचिए हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, स्कैटर्ड है, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिफरेंट एरिया से आ रही है, तो कि उसको कैसे मैनेज करना है, स्टोर कैसे करना है, जो हमने शुरू में कहा था, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ऑब्वियसली उसको भी हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। कि इसका मतलब ये होता है, जो मैं सॉरी मैं एक टॉपिक उस वो बात शुरू कर दी थी और वो मिस हो गई, वो क्या था कि मैं ये पहले ये देखता हूँ कि यार मैंने एक कम्युनिकेशन जो है वो प्लान की है, और एक्चुअली अब मेरा प्लान फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। नंबर 2, हम ये भी देखते हैं कि यार प्लान हो सकता है फॉलो हो रहा हो, लेकिन वो मकसद पूरा ना हो रहा हो जो हमने सोचा था। अगर वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो फिर हमें प्लान के अंदर भी चेंजेस करनी पड़ती हैं। और दूसरी बात ये है कि जी, मैं देखता हूँ कि यार अगर प्लान फॉलो हो रहा है लेकिन फिर भी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, तो प्लान चेंज करूँगा। अगर प्लान पूरा फॉलो ही नहीं हो रहा, तो मैं ये रीज़न्स देखने की कोशिश करता हूँ कि यार रूट कॉज़ एनालिसिस करके कि यार क्या रीज़न्स हैं कि मेरा प्लान फॉलो नहीं हो रहा। ये जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी ट्रू है, और उसके अंदर भी हम ये कहते यही हैं। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो मेल्ट डाउन हो रही है या ब्रेक डाउन हो रही है? बिल्कुल, जिस तरह हम अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर फ्रेंड्स एंड फैमिली के रिलेशनशिप के अंदर हम देखते हैं कि यार हमारे दरमियान गैप आ रहा है, हमारी चीज़ें उस तरह कम्युनिकेट नहीं हो रही, इसके लिए हमें सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत होती है। सॉफ्ट स्किल के अंदर ऑब्वियसली आपने वो जो एक्टिव लिसनिंग की कल एक बात पढ़ी थी कि फेशियल एक्सप्रेशंस को भी देखना है, आपने उनके टोन एंड पिच को भी देखना है, ठीक है? और अदरवाइज़ उनके बिहेवियर्स को भी ऑब्ज़र्व करना है, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल्स यूज़ करेंगे। और उससे हम ये आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो ये क्यों चीज़ें जो है ना मेल्ट हो रही हैं, मेल्ट डाउन हो रहे हैं, या हमारी कम्युनिकेशन के अंदर क्या ब्लॉकर्स जो हैं वो आ रहे हैं। अच्छा, और फिर आपने पूछना भी है खुद से, आपने लोगों से ये कहना है कि यार मतलब एक्टिवली आपने लोगों से ये कहना है कि आर यू ओके विद दिस, और डू यू नीड, फॉर एग्जांपल हमारी एक मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग के अंदर हम काफ़ी अच्छे बार टीम मेंबर्स या स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हुए हैं, तो उनसे आप चेक कर लें एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आप उनसे पूछ लें कि आई होप यू आर गेटिंग आवर रिपोर्ट्स, कोई मसला तो नहीं है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आपको पूरी पिक्चर मिल रही है ना प्रोजेक्ट की जो चाहिए। तो इस तरह आप लोगों से एक्टिवली पूछते हैं, ठीक है? और स्टेक होल्डर से जब आप एंगेज करेंगे, तो आपको
वो ये बहुत सारा ऐसा अपडेट बताएँगे कि जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार हमारी स्टेक जो कम्युनिकेशन है वो ठीक चल रही है या नहीं चल रही। अच्छा जी। जैसे मैंने कहा आप उनसे ये पूछ लें, ये ब्लू वाला ये है, ऑल्सो प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स शुड रिपोर्ट एनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। अच्छा, इसके अलावा आपकी अपनी टीम मेंबर्स को भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो ज़रूर हाइलाइट करें। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर ऐसा अपने प्रोजेक्ट के ऊपर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना है जिससे लोग या स्टेक होल्डर्स या टीम मेंबर्स हेजिटेंट ना हो आपके पास प्रॉब्लम लाने में। अगर कोई इश्यू है तो वो आपको बता दें। अच्छा, अब कुछ इनपुट्स हैं और ये इनपुट्स जो है ना, ऑल्दो ये एक्सरसाइज की फॉर्म में है, बट वी विल जस्ट हैव अ क्विक रन डाउन ऑफ दिस बिकॉज़ देयर इज़ नथिंग स्पेशल। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट्स हैं जो आपको पता होंगे। पहली बात, मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एज़ एन इनपुट क्यों चाहिए? क्योंकि इसके अंदर मेरे पास कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान है और वो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान ही मुझे बताता है कि यार आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी है। अदर देन दैट वो जो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान है वो भी इसी के अंदर है और वो भी इससे रिलेटेड है। अच्छा, सो ये मुझे बताएगा इस प्लान के अंदर हमने डिसाइड किया हुआ है कब कम्युनिकेशन भेजनी है, करनी है, किसको भेजनी है, कैसे करनी है, वगैरह वगैरह। प्रोजेक्ट की जो कम्युनिकेशन है, ये अगर मैं कहूँ कि यार प्लान क्या था और एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है? ये मेरे पास आ जाएगा एज़ एज़ अ रेफरेंस, ठीक है? तो हम इसको ही कंपेयर करते हैं और इसी से हमें ये आइडिया मिलता है कि हमारी कोई वेरिएंस है या नहीं है। हमने यही पढ़ा कि मॉनिटर के अंदर एक्चुअल वर्सेस प्लान को हम देखते हैं। तो एक्चुअल क्या है, मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर होने वाली तमाम कम्युनिकेशंस, वो फाइल्स मेरे पास सामने पड़ी हुई हैं और वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास सामने पड़ी हुई है, उसको मैं कंपेयर कर लूँगा। देन अगेन इश्यू लॉग के बारे में वी हैव कवर्ड ऑलरेडी कि हमारे पास वो इश्यूज़ जो हैं ना, 2 तरह से इसको आप समझें इश्यू लॉग को। एक तो ये कि कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज़ जहाँ पे कोई आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन है, कौन से डिसएग्रीमेंट वाले हैं, कॉन्फ्लिक्ट वाले हैं, तो ये। दूसरी बात ये कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यू के अलावा जितने भी इश्यूज़ हैं अदरवाइज़ भी दोज़ नीड टू बी कम्युनिकेटेड टू एवरीवन। ठीक है? और ये मुझे जो है ना, इट हेल्प्स अस दिस लॉग इट हेल्प्स अस टू मॉनिटर आवर कम्युनिकेशन इन दिस वे। लेसन लर्न्ड रजिस्टर वी हैव जस्ट कवर्ड इट एज़ वेल कि हम अपने लेसन लर्न्ड जो है वो शेयर करने की कोशिश करते हैं, लोगों को बताते हैं ताकि एक दफ़ा जो मिस्टेक्स हो जाएँ वी डोंट वांट कि वो रिपीट होती है। ठीक है जी? अच्छा, देन हमारे पास वर्क परफॉर्मेंस डाटा, अगेन यू नो दैट कि हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो वर्क परफॉर्मेंस डाटा है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि मतलब वो हम देखते हैं कि किस तरह हमारे पास प्लान से कंपेयर करके कि इज इट सर्विंग द पर्पस, क्या जो हमने सोचा हुआ था, मैट्रिसेस बनाई थी, प्लान बनाया था, क्या ये उसी तरह कम्युनिकेशन हो रही है, नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो हम उसका जैसे मैंने कहा था रूट कॉज एनालिसिस देखेंगे कि यार क्यों कम्युनिकेशन वो नहीं हो रही है, ठीक है, या वो उस तरह नहीं हो रही जिस तरह हम सोच रहे थे। अच्छा, ईएफ एंड ओपीएस, ईएफ के अंदर हमने कल भी पढ़ा था कि आप अपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको देखते हो कि हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कितना है, और वो हम यहाँ पे मतलब ईएफ के तौर पे एज़ एन इनपुट देते हैं, और ओपीए के अंदर भी हमारे कम्युनिकेशन रिलेटेड पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स जो है वो हमें हेल्प आउट करते हैं इस बारे में। अच्छा जी, अब ये मेरे पास आ गया और इसके आउटपुट पे क्या आएगा, वो स्टैंडर्ड आउटपुट है, वो डब्ल्यूपीआई जो डब्ल्यूपीडी से बनता है, कुछ चेंज रिक्वेस्ट आएँगी और अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी, ये मेरे पास एज़ एन आउटपुट आता है मॉनिटर कम्युनिकेशन के उस पे। सो एग्ज़ाम के लिए हमने कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या-क्या बातें ज़हन में रखनी है। पहली बात तो ये कि कम्युनिकेशन अगर नहीं है, तो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है। मसलन किसने क्या काम करना है उसे नहीं पता, कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है नहीं पता, फ्यूचर को बारे में फोरकास्टिंग क्या करनी है वो नहीं पता, ठीक है? सो अगर कम्युनिकेशन नहीं है, टाइमली नहीं है, ठीक मेथड या ठीक फॉर्मेट में नहीं है, या ऐसी जगह पे आप भेजते हो जहाँ से उसको रिट्रीव करना मुश्किल है, ये सारी बातें अगर हो रही हैं तो हमारा प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ठीक है? सो कम्युनिकेशन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो। एंड देन अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगी तो उसके नतीजे में आपके प्रोजेक्ट के ऊपर बड़े प्रॉब्लम्स आएँगे, आपको रीवर्क करना पड़ेगा, ठीक है? और फिर आप तीसरी बात आपको जो ज़हन में रखनी है वो क्या है? वो ये रखनी है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को रैंडमली
वो नहीं कम्युनिकेशन मैनेज करनी चाहिए, बल्कि उसे एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो प्लान्ड वे है। और आज अब हम तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा आखिरी नॉलेज एरिया के बाद अभी हम शुरू करेंगे। इस नॉलेज एरिया में मतलब अब आपको एक चीज आइडिया हो गया कि जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा है, उस सारे पढ़ने का एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि वो मकसद ये है कि भाई आपने प्रोजेक्ट को एक प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड वे में करना है। उस तरह नहीं करना कि हैपैजेड जो है प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं और आप जस्ट रिएक्ट करते जा रहे हो। आपने रिएक्टिव मोड में चीजों को नहीं करना, रादर प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड वे में, प्रोएक्टिव वे में आपने ये काम करना है। और फिर जब प्रोजेक्ट का काम चल रहा हो तो हम ये इंश्योर करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर भी और बाकी तमाम टीम मेंबर्स भी वो उस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान को फॉलो करें जो आपने बनाया है, एक बात। और दूसरी बात, अगर वो प्लान जो है वो आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा तो फिर आप अपनी कम्युनिकेशन को एडजस्ट करें, नीड को एडजस्ट करें। मतलब सॉरी, जो कम्युनिकेशन करने का फॉर्मेट चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, कम्युनिकेशन का मेथड चेंज करना है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करें। अच्छा, अब लास्ट कपल ऑफ स्लाइड में हम ये ऐसे बात अगली आखिरी होगी, इसके अंदर हम लेट्स हैव अ क्विक लुक। जैसे मैंने आपको कहा कि जी पीएमपी एग्जाम के अंदर बाज दफ़ा आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड वो ये बात करते हैं कि यार ये कम्युनिकेशन थी और आपके ख्याल में क्या गलत हुआ होगा। वो जो कॉमन कम्युनिकेशन मिस्टेक्स हैं उनको ज़रा देखें। पहली बात, नॉट एडिटिंग योर वर्क। ठीक है, ये एडिटिंग से मुराद क्या है? हम एक जनरली ईमेल लिखते हैं और हमें ऑटो पे ही वो जो ऑटो करेक्शन एक फीचर ऑन होता है, उसको हम देखते हैं। अब ऑटो करेक्शन फीचर तो अपनी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वो आपको एक अपनी चीज़ सजेस्ट करता है, आप लिख देते हो और उसके बाद दोबारा उसको रिव्यू नहीं करते हो कि जब मैंने एक टाइप कर लिया, एक ड्राफ्ट लिख लिया, एक ईमेल लिख ली, एक रिपोर्ट लिखी, तो उसको आपने उसके बाद एक दफ़ा एडिटिंग करने की या प्रूफ रीडिंग आप कह लें, वो आपने लाज़मी करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो थिंग्स में रिजल्ट इन वेरी वेरी स्ट्रेंज और वेरी बैड थिंग्स, एक्चुअली बैड इंसिडेंट्स यहाँ पे आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद डिलीवरिंग बैड न्यूज़ इन रिटन मैसेज और बाय ईमेल, ये लिख के बैड न्यूज़ ना करें। ये ना इट इट सीम्स रूड। इट्स बेटर कि आप फेस टू फेस मिल लें, वो मुमकिन हो तो कॉल करें, और कॉल करने के बाद यू कैन टेल समथिंग बैड। फॉर एग्जांपल, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, खैरियत से आप हो? आई होप आप ठीक होंगे। एक्चुअली बड़ी अजीब सिचुएशन में आई हैव टू कॉल यू। आई डोंट नो हाउ टू से दिस थिंग, बट यू नो एक छोटा-सा प्रॉब्लम ये है कि अभी हमें अपनी टीम को थोड़ा-सा टीम का साइज़ जो है वो रिड्यूस करने की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज़ हम थोड़ा ओवर बजट जा रहे हैं, तो आई एम अफ्रेड कि वी वोंट बी रिक्वायरिंग योर सर्विसेज़ ड्यूरिंग दिस मंथ। तो आप काइंडली अगर अपना नया प्रोजेक्ट पे सर्च शुरू करते हैं, तो एक ही है बात करने का, और एक ही है कि यू जस्ट टेल देम थ्रू एन ईमेल दैट वी डोंट नीड योर सर्विसेज़ एनीमोर, थैंक यू वेरी मच, एंड यू कल से आप फारिग हैं। ठीक है, सो दैट दैट इज रूड एक्चुअली। अच्छा, इसी तरह डिफिकल्ट कन्वर्सेशन को अवॉइड करना, दैट इज बैड थिंग। या फिर आपको पता है कि डिफिकल्ट कन्वर्सेशन होगी और आप उसकी तैयारी करके नहीं जाते हो, ब्लाइंडली ऐसे ही चले जाते हो, दोनों सूरतों में इट मे रिजल्ट इन बैड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपने डिफिकल्ट कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन को अवॉइड भी नहीं करना, जाहिर है आपको फेस करना है, आपको कॉन्फ्रंट करना है प्रॉब्लम्स को। और दूसरी बात ये कि आप अगर ऐसा आपको लग रहा है कि यार एक डिफिकल्ट चीज़ है, नेगोशिएट करना है, तो आप अपना होमवर्क पूरा करके जाएँ। देन नॉट बीइंग असर्टिव, असर्टिव से मुराद ये है कि समटाइम्स आपको नो कहना पड़ता है, समटाइम्स आपको अपने ग्राउंड पे खड़ा रहना पड़ता है। ठीक है, हर चीज़ में आप यू जस्ट कांट टेक डिक्टेशन, राइट? और उसके लिए आपने ये देखना है कि यार ठीक है, मैं दूसरे का तो ख्याल रख रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे अपनी भी ज़रूरत को, अपनी भी पॉइंट ऑफ व्यू को हाईलाइट करना पड़ता है। तो आप बाज़ दफ़ा अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे असर्टिव भी होते हो कि नहीं यार देखें, आप सही कह रहे हैं। आप जो माँग रहे हैं मुझसे, येस दैट माइट बी अ रिक्वायरमेंट फॉर यू, बट आप देखिए कि मेरी क्या लिमिटेशन है। मैं जब प्रोजेक्ट चार्टर को देखता हूँ, तो जो आप मुझे रिक्वायरमेंट ऐड करवाना चाह रहे हैं, ये हमारे चार्टर से ही बाहर है। तो मैं कैसे ये कह सकता हूँ, अगर आपको मतलब ये ऐड करवाना ही है, सो जस्ट टॉक टू आवर स्पॉन्सर
तो वहाँ पे अगर वो मुझे कह देते हैं, वो चार्टर के अंदर इंक्लूड करवा देते हैं, तो आई विल बी ग्लैड टू डू दैट। ठीक है? तो ये चीज़ जो आप कर मतलब बिल्कुल यस सर भी आपने ऑल द टाइम या यस मैम नहीं करना। उसके बाद है रिएक्टिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग। एक बात हुई और उसको आपने एनालाइज़ किए बगैर रिएक्ट कर दिया, ठीक है? दैट इज़ अ बैड थिंग। आपने एनालाइज़ करना है, एनालिसिस करने के बाद आपने उसका एक सेंसिबल रिस्पॉन्स देना है। तो ये रिएक्शन जो है ना, ये जनरली एनालिसिस के बगैर होता है, बट रिस्पॉन्स जो है वो एनालिसिस के साथ होता है। फिर यूजिंग वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच ऑफ टू कम्युनिकेशन, ये अजीब सी वो बात हो जाती है। अब आप ना एक ही तरह से जो बॉस को जो लैंग्वेज या मैसेज, ये जनरली आप देखते होंगे ईद ईद के जो मैसेजेस होते हैं, फॉरवर्डेड मैसेजेस, दे ऑलवेज आपको वो कभी भी वो इम्पैक्ट जनरेट नहीं करते, बट इफ समवन इज राइटिंग योर नेम विद दैट, ठीक है, और अस्सलाम वालेकुम देयर दानिश, होप यू आर डूइंग फाइन, एंड आई विश, बल्कि मैं यूं कहूँ कि in this heavily loaded routine of studies and preparation for PMP exam, I wish you a very happy winters, let's say। ठीक है? तो अब ये एक पर्सनल आपको चीज़ देती है, और हर किसी की, हर स्टेक होल्डर की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो आप सबको ये नहीं कह सकते हो, एक जनरल मैसेज आपने अंग्रेजी में लेट्स से टाइप किया और सबको बता दिया। ये उस तरह का ना इफेक्ट जनरेट होता है। हर हर स्टेक होल्डर की अपनी कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो आप एक ही साइज़ जो है ना वो बकौल अनवर मसूद क्या सबको वो क्या बुनियान वाला उसका वो है कि वडिया नु पूरी आवे निकियां दे नाप दी, वो नहीं करना आपने। हर किसी के नाप के साइज की अपनी चीज बनानी है आपने। नॉट कीपिंग एन ओपन माइंड व्हेन मीटिंग न्यू पीपल। आप बाज दफा पहले से डिसाइड करके जाते हो कि यार मैं बस यही करना है, तो ये फिर कम्युनिकेशन कभी भी, स्पेशली नेगोशिएशन के अंदर या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर, ये टेक्निक बहुत डेंजरस हो सकती है। वो आपकी कम्युनिकेशन के इफेक्ट को इंट्रोड्यूस कर देती है। फिर मिस कम्युनिकेशन क्या है? आपने अस्यूम कर लिया कि मेरा मैसेज ठीक समझा गया, या आपने ये अस्यूम कर लिया कि दूसरे ने जो मुझे बताया वो मुझे बिल्कुल समझ आ गई। दोनों सूरतें ठीक नहीं है, ठीक है? इसके बाद बाज़ दफ़ा एक्सीडेंटली आप किसी की प्राइवेसी वायलेट कर देते हैं। मसलन एक ईमेल है, वो सबको कॉपी हुई है, वहाँ पे मैंने बता दिया कि सॉरी मिस्टर, लेट्स से God forbid, Mr. Zishan would not be available during next week, and I'm, appointing Faya Saab in place of, Mr. Zishan, because Mr. Zishan is, let's say, मैं एक बात कर रहा हूँ कि he is getting married second time, ठीक है, या मैं कहता हूँ कि यार कोई उनका प्रॉब्लम है समवेयर, और वो मिसेस ईशान माइट नॉट बी इंटरेस्टेड या माइट नॉट लाइक टू शेयर दिस पर्सनल इंफॉर्मेशन विद एनीवन। एक बात, बाज दफा इवन आप मिसेस का टाइटल यूज कर लेते हो किसी के लिए, दैट मे बिकम सम समथिंग annoying फॉर समवन, स्पेशली अगर कोई गॉड फॉरबिड कोई डाइवोर्स का केस है या इस तरह के सेंसिटिव मैटर्स जो होते हैं, तो वहाँ पे एक्सीडेंटली भी किसी की प्राइवेसी मैटर हो जाती है, डिस्क्लोज हो जाती है, और वो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। फिर पूरी बात ना बताना, लिटिल कम्युनिकेशन, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है पूरी नहीं मिली, उससे एंग्जाइटी क्रिएट होती है। या फिर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना, स्पेशली जैसे मीटिंग्स वगैरह में, वहाँ पे ये एक अनायंस का सबब बनती है। सो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो वी वुड लाइक कि जी हमारे प्रोजेक्ट पे भी ना हो, और वैसे अदरवाइज भी जब हम कम्युनिकेशन फॉलो करते हैं तो ये चीज़ें ना हो। सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड द कम्युनिकेशन नॉलेज एरिया, और अभी हम साथ ही शुरू कर रहे हैं अपना इंटीग्रेशन नॉलेज एरिया, जो कि वैसे तो पहला नॉलेज एरिया, लेकिन हमारे लिए ये आखिरी नॉलेज एरिया। और उसकी वजह ये थी कि हमने ये सोचा था और हमने ये पढ़ा भी था कि यार इंटीग्रेशन मैनेजमेंट नॉलेज एरिया ये प्रोजेक्ट मैनेजर का नॉलेज एरिया है, और प्रोजेक्ट मैनेजर अपने प्रोजेक्ट के अंदर होने वाले तमाम नीचे जो काम हो रहे हैं उन कामों में को जो इंटीग्रेट करता है वो इस नॉलेज एरिया में करता है। ठीक है? दैट मीन्स कि हमारी प्रोजेक्ट टीम जो है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम एंड अदर टीम मेंबर्स, वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे, इंजीनियर्स अपने काम कर रहे होंगे, अकाउंट्स वाला अपना काम कर रहे होंगे, क्वालिटी वाले अपना काम कर रहे होंगे। इस सारे असना में प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कर रहा होगा। इसी तरह अगर मैं इस प्रोजेक्ट के बाहर देखूं, तो वहाँ पे हमारा जो स्पॉन्सर है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हमारे चेंजेस, रिक्वेस्ट चेंजेस आ रही हैं, कस्टमर की तरफ से डिमांड्स आ रही हैं, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से डिमांड आ रही हैं, बाहर से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे हमें स्पॉन्सर प्रोटेक्ट करके रखता है। वो कहता है नहीं नहीं ठीक है, आपको जो मैं कह रहा हूँ आप जस्ट वो करें, बाकियों से वो डील कर रहा होता है। और
इस दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर क्या काम कर रहा होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर का एक ही काम है और वो काम ये है कि वो he or she will be putting all the pieces of the project together into one cohesive whole. ठीक है, ये उसका काम है। अच्छा जी, इसके अलावा इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का ये भी एक मतलब है कि प्रोजेक्ट मैनेजर डिफरेंट जो प्रोजेक्ट की नीड्स हैं उनको आपस में बैलेंस करता है। लाइक अगर मैं कहूँ प्रोजेक्ट की क्वालिटी बहुत बेहतर हो तो हो सकता है उससे प्रोजेक्ट का स्केड्यूल भी लेट हो जाए, हर चीज़ फूँक फूँक के टेस्ट के साथ करनी है और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाए। अच्छा, अगर मैं कॉस्ट कम करने की कोशिश करता हूँ, तो हो सकता है स्केड्यूल बड़ा हो जाए या मुझे स्कोप कट करना पड़े या मैं इस क्वालिटी पे कोई प्रॉब्लम हो। तो इनके दरमियान आपस में जो बैलेंस रखना है, किस ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसको कम देनी है, ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट मैनेजर का डिसीजन होता है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, बड़ी दफ़ा हमने बात की कि अगर स्केड्यूल मेरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, मुझे जल्दी चीज़ करनी है, तो मे बी मैं कॉस्ट को थोड़ा सा इफेक्ट करवा लूँ या मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। ठीक है जी, सो ये बेसिकली इंटीग्रेशन का मेन मकसद ही यही है या मेन मतलब ही यही है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस हैं जो आप ऑलरेडी पूरे कर चुके हो। मसलन प्रोजेक्ट चार्टर के बारे में हमने पूरे का पूरा कवर किया हुआ है। ये वो प्रोसेस है जिसके बारे में आपको याद होगा जो चैप्टर 3 था, रीटा का एक चार्ट था और हमने कहा था कि इनिशिएटिंग के अंदर हम ये काम करते हैं, हाई लेवल रिक्वायरमेंट बनाते हैं, फेजेस में करना है नहीं करना, इनिशियल फिजिबिलिटी हम करते हैं, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर सेलेक्ट होता है वगैरह वगैरह, हाई लेवल कंस्ट्रेंट्स लिखते हैं। ये सारी बातें जो हमने की थी वही चार्टर के अंदर थी एक बात। इसी तरह जो क्लोज प्रोजेक्ट और फेज में हमने जो कुछ पढ़ा, प्रोसेस ग्रुप जो था हमारा क्लोजिंग वाला, उसके अंदर एक ही प्रोसेस है, तो जो कुछ पढ़ा था वो एक्चुअल में इसी प्रोसेस का था। ठीक है। अच्छा, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग के अंदर हमने पढ़ा और वी ऑलरेडी नो कि इसके अंदर सारे प्लान्स और बेस लाइन्स और वो दो दूसरी चीजें। ठीक है, वी हैव कवर्ड दिस थिंग एज वेल। ऑल्दो अभी हम दोबारा पढ़ेंगे लेकिन हम जरा क्विकली पढ़ेंगे। उसके बाद डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, ये प्रोजेक्ट का वो हिस्सा है एग्जीक्यूटिंग के अंदर जहाँ पे प्रोजेक्ट काम कर रहा हो, इसको हम देखेंगे। और इसी तरह एक बड़ा क्विक सा एक प्रोसेस है मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज वाला। ये एज सच आ तो गया है लेकिन ये इसके अंदर कुछ ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आई हैवंट सीन। ठीक है, मुझे लोगों ने जो फीडबैक जो स्टूडेंट्स का आया वो नहीं है, इवन एग्जाम सिमुलेटर के अंदर भी इसके बस इक्का दुक्का ही क्वेश्चन है। अच्छा, फिर है मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क अगेन, जो बार बार हम कहते हैं कि जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का पूरा प्रोसेस ग्रुप है, उसके अंदर जो भी आउटपुट पे WPIs आ रही होती हैं वो ऊपर जाके यहाँ पे इनपुट पे आती हैं और यहाँ से आउटपुट पे मेरे पास WPR आता है, सॉरी यहाँ पे WPR आता है। तो ये एक दूसरा मतलब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है ना, परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हमने बड़ी डिटेल में करना और यही समझना है आपने। अगर बाकी सारी चीजें ना, इसमें इतना कोई साइंस नहीं है। अभी जो हम शुरू करेंगे वो प्रोजेक्ट चार्टर से भी पहले, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले की एक्टिविटी है, हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट क्यों हुआ, किन बेसिस पे सिलेक्ट हुआ, वहां से हम शुरू करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है ये भी कुछ नई चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और एक ये है जो परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, इसको आपने बड़े ही ध्यान से समझना है। इसके क्वेश्चन स्टूडेंट अमूमन गलत करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अगर एक एक स्टेप को आपने समझ लिया तो इंशाल्लाह आपको वो क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में को मेरा ख्याल है 18 के करीब क्वेश्चंस जो है ना आपके वो ठीक हो जाते हैं इसमें। अच्छा जी, अब हम आते हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन। एग्जाम के लिए आपने ये माइंड में रखना है कि हमारा प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं सिलेक्ट हो गया। एक प्रॉपर प्रोजेक्ट सिलेक्शन कमेटी या एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू हमारा प्रोजेक्ट गुजरा। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में प्रोजेक्ट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल या आइडियाज आए थे और उन प्रपोजल्स या आइडियाज को, उनमें से कुछ प्रपोजल्स या आइडियाज को अप्रूव किया गया और बाकी को लेट्स से रिजेक्ट कर दिया गया और मेरा प्रोजेक्ट उनमें से एक है। ठीक है, तो ये एक सिलेक्शन का प्रोसीजर है। ऐसे नहीं हुआ कि कोई साहब बाहर गए या हमारे बॉस के माइंड में आया, उन्होंने कहा यार प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं, देखा देखी या अदरवाइज। ये नहीं होता, बल्कि डिफरेंट प्रपोजल्स आते हैं। और आपको याद होगा तो हमने ये कहा था कि जी हम अपने एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन सेट करते हैं, उस विजन को सामने रखते हुए हम अपने अगले 2-3 साल के गोल सेट करते हैं। और उसमें हमने एक एग्जांपल की थी कि अगर लेट्स से हमारा जो है वो गोल ये है कि हमने अपनी परफॉर्मेंस को, सॉरी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना है या बिजनेस ग्रोथ करनी है, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑब्जेक्टिव हम फिर ये देखते हैं कि यार कौन सा इनमें से प्रोजेक्ट प्रपोजल या आइडियाज ऐसे हैं जो इस वक्त हमें अगले 2 साल के जो गोल है, लेट्स से अगर हमारा
बोला प्रॉफिट, तो प्रॉफिट टेबल इनमें से सबसे कौन है, हमारा फोकस ये होगा। लेट्स से अगर वो कहते हैं यार इस वक्त हमें प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने मार्केट में अपनी रेप्यूट बेहतर करनी है, हमें अपने मार्केट में अपना जो है ना एक ट्रेड सॉरी इमेज जो है वो बेहतर करना है, या विल अपनी जो है वो वैल्यू जो है वो बेहतर करनी है, तो उस केस में हम ऑब्वियसली देखेंगे कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इस पर्पस को सर्व करेंगे, और उस बेस पे हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे रैंडमली सेलेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन को सॉरी जो प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, उसको अब देखिए उस प्रोजेक्ट मैनेजर अभी नॉमिनेट नहीं हुआ था। ये जो नॉमिनेशन है ये तो जाहिर है जब प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाता है और वो प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, तो फिर हम चार्टर्ड के थ्रू यू नो प्रॉपरली फॉर्मली प्रोजेक्ट मैनेजर को उसके अंदर असाइन करते हैं। लेकिन जितना भी लिटरेचर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, रिसर्च पेपर है, स्टडीज है, और इवन पीएमआई जो उनकी अप्रोच है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, वो ये कहते ज़रूर है कि ठीक है प्रोजेक्ट मैनेजर उस वक्त तक ज़ाहिर है नॉमिनेट नहीं होता, बट इट इज़ ऑलवेज वेरी गुड कि हम प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसीजर में साथ रखें। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपनी एक लेट्स से एक सिस्टम ऑटोमेट करवाना है, और यहाँ पे एक मैनेजर आईटी है या डायरेक्टर आईटी है। अब ये आईटी से रिलेटेड काम है, तो जाहिर है जब इसका प्रपोजल बनेगा तो हम कोशिश करें कि जो भी मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर होना हो सकता है, पॉसिबली जिसको मैंने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर नॉमिनेट करना है, उसी से मैं कहूँ वो बिजनेस प्रपोजल बनाए या उस प्रपोजल के अंदर उसको इन्वॉल्व रखूँ। उसी से मैं कहूँ कि यार उसकी बिजनेस केस बनाए, बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान बनाए, उसकी फिजिबिलिटी वगैरह वो ऐड करे। तो बाद में ज़ाहिर है जब वो चीज़ अप्रूव होगी, तो फिर मैं इसी प्रोजेक्ट मैनेज इसी शख्स को, इसी अपॉइंटमेंट को, इसी खातून को मैं एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट कर दूँगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ये पहले बनेगा, लेकिन अब सॉरी बाद में बनेगा जब प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर कि उस प्रोजेक्ट मैनेजर को उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, बिकॉज अगर ऐसा हो जाएगा तो उस प्रोजेक्ट मैनेजर को ये पता होगा कि मेरा प्रोजेक्ट क्यों सिलेक्ट हुआ। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक बार बार ये एग्जांपल देता आया हूँ प्रोजेक्ट के सॉरी अपने कोर्स के स्टार्ट अर्लियर डेज में भी और बाद में भी, कि यार एक प्रोजेक्ट है और उसका मकसद ये है कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसकी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले पहले मैंने मार्केट में लॉन्च करनी है, ताकि मैं एक बड़ा बिजनेस शेयर जो है मार्केट शेयर वो कैप्चर कर सकूं। अगर ये लेट हो गया तो मेरा इस प्रोजेक्ट को करने का ही फायदा नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर स्केड्यूल, अगर मुझे ये रीज़न पता है कि मेरा प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर स्केड्यूल सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर स्केड्यूल लेट होता है तो मेरे इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद ही फेल हो जाएगा। सो अब अगर मुझे किसी जगह पे एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये डिसीजन लेना है कि यार मैं अपनी कॉस्ट बचाऊँ या स्केड्यूल कम करूँ, तो मैं बिकॉज़ आई नो द रीज़न्स व्हाई माय प्रोजेक्ट वाज़ सिलेक्टेड, मैं ऑब्वियसली अपने स्केड्यूल को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दूँगा। बट अगेन अगर ये चीज़ प्रोजेक्ट मैनेजर इन्वॉल्व नहीं भी है, तो इसीलिए हमने उसे कहते हैं कि वो बिज़नेस केस जो है, या जो 2 बिज़नेस डॉक्यूमेंट है, बिज़नेस केस एंड बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान, उसको पढ़े ज़रूर, ताकि उसे आइडिया हो कि यार मेरा प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया था। बट आइडियली स्पीकिंग उसको इन्वॉल्व कर लेना इस प्रोसेस में ये बहुत ही बेहतर है और फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, अब अगेन अभी हम कुछ प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में ना आपको वो सिलेक्शन मेथड समझना इतना ज़रूरी नहीं है, जितना ज़रूरी ये है कि आपको ये पता हो कि प्रोजेक्ट आपका वैसे ही रैंडमली सिलेक्ट नहीं हो जाता, बल्कि इसके पीछे कुछ कोई भी आपके सिलेक्शन के एक प्रॉपर मेथड है जिसके तहत आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, इक्का-दुक्का क्वेश्चन आते हैं कि वो मेथड क्या है, वो अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि यार देयर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न जिसके लिए मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ है, एंड वो सिलेक्शन का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है। ठीक है? ऐसे रैंडमली सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये हम अभी इंशाल्लाह वो टेक्निक्स जो है वो अब हम शुरू करेंगे। प्रोजेक्ट सिलेक्शन के मेथड क्या है? अच्छा, अब बुक के अंदर, रीटा की बुक के अंदर भी, और ज़ाहिर है मैंने उसके यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी को। इसको आप बेशक कंपेयर कर लीजिएगा, जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है मैंने हाइलाइट कर दी हैं। अच्छा, अब ये